जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। आज आपके लेकर आए क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब वो क्या है? एकक कोशिका का घनत्व। क्या है कि एकक कोशिका का घनत्व जिसे दुष्ट और पापियों की भाषा में बोलते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल का हमें घनत्व निकालना है तो निकालेंगे कैसे? बहुत ईजी ट्रिक है, बहुत मसाला तरीके से बताएंगे आपको, तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें, चलिए देखते हैं। तो ये बात हो रही है यहाँ पर घनत्व की और हो रही है एकक कोष्ठिका। हाँ, तो भैया एकक को हम घनत्व किसका निकाल सकते हैं? जो हमारा घनी टाइप होता है, घन बहुत 3D फिगर है। हाँ सही बोले। तो घनत्व फॉर्मूला क्या होता है? वो सिंपल होता है क्या? D इजिकल टू डेंसिटी, या इसको डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंसिटी घनत्व को। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बताओ भैया? कि द्रव्यमान बटे आयतन। वही तो मास अपॉन मतलब मास, द्रव्यमान अपॉन आयतन, वो तो m/v। ठीक है भैया, ठीक है। ये हमारा होता है क्या? द्रव्यमान बोले तो घनत्व का फॉर्मूला। ठीक है, द्रव्यमान अपॉन आयतन, ये सिंपल है। क्या घनत्व का ये फॉर्मूला होता है। अब बात करते हैं एकक कोष्ठिका की। एकक कोष्ठिका, हाँ तो क्या करेंगे? कोष्ठिका कैसे होती है हमारी एकक कोष्ठिका? तो एकक कोष्ठिका में बहुत से टाइप की होती हैं, बट सिंपली अगर मैं ऊपर ऊपर देखना चाहूँ, हमारा सिंपली घन टाइप का होता है, घन ही होता है, घन होता है। ठीक है, एक कोष्ठक तो बहुत से टाइप होंगे, बताएंगे कि कैसे आप अलग अलग कोष्ठक के लिए कैसे क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए इसकी जो भुजा है वो ए है, ठीक है, और इसकी ए भुजा तो सबकी ए भुजा होगी, सिंपल है। तो इसका आयतन क्या होता है? इसका आयतन क्यूब का बोले तो घन का, तो इसका सिंपली होता है ए क्यूब, भुजा का क्यूब, भुजा का घन, ये होता है इसका आयतन। ठीक है भैया, अब बात कर रहे हैं इसमें, तो हमें निकालना है इसका घनत्व। तो घनत्व मतलब कैसे निकाल सकते हैं? घनत्व कैसे निकालेंगे? देखो भैया, ये तो हमारे क्लियर हो गया। अब बात करते हैं मास। मास इसका लेंगे क्या? तो ये मास हम द्रव्यमान उसका लेंगे जो हमारे इसमें प्रेजेंस है। अब इसमें क्या प्रेजेंस है? हमारे कण है, कण। कण हमारे परमाणु आयन कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, बट हमें यहाँ पर कणों का आयतन लेना, कणों का द्रव्यमान लेना है। किसका लेना है? कणों का। तो सिंपल, अगर हमें एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, एकक कोष्ठिका का अगर घनत्व चाहिए तो क्या हो चाहिए? एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका। अगर भैया इसका हमें घनत्व चाहिए, ठीक है भैया, इसका जब हमें अगर हमें इसका घनत्व चाहिए तो भैया इसमें जो कण है, इसमें भैया कण द्रव्य, ये कोष्ठिका हमारे में क्या है? कैसे? कणों की व्यवस्था के आधार पर होगी। ठीक है, तो इसमें जो कण होंगे हमारे कोने पर होंगे, ठीक है, और हर जगह होंगे। तो भैया हमें लेना है कणों का द्रव्यमान। भैया हम घनत्व कैसे निकालते हैं? उसमें जो प्रेजेंस है उसमें द्रव्यमान, उसका जो है उसका द्रव्यमान और वाटे उसका आयतन। ठीक है, तो ये इसमें प्रेजेंस क्या है? ये घन तो है, इसके साथ प्रेजेंस क्या? हमारे गोले। तो गोले का हमें यूनिट सेल में कणों का है द्रव्यमान। ठीक है, यूनिट सेल में कणों का द्रव्यमान वाटे यूनिट सेल का द्रव्यमान आयतन। ये इस तरह से हमारा सिंपली आएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या आएगा? यूसी में बोले तो यूनिट सेल में कणों का द्रव्यमान, इसमें कण ही तो है, हमारे कोने पर भी हो सकते हैं, कहीं और भी कण हो सकते हैं रैंडमली। हमारे घने क्रिस्टल है, तो मतलब घने क्रिस्टल की कोई कोष्ठिका है, तो यहाँ पर हमारे कण होंगे। ठीक है, तो ये तो बहुत सारे कण हैं, हम इनके कणों का द्रव्यमान कैसे निकालें? तो आपने सुना होगा कि इसमें अगर देखे जाए तो कण तो हमारे बहुत सारी जगह होते हैं, कि अगर यहाँ पर कोने पर देखें तो ऐसे 8 हो गए, और यहाँ पर भी होते हैं, फलक पर भी होते हैं, फलक केंद्र पर होते हैं, और बॉडी सेंटर पर भी होते हैं ना, सुना है ना, FCC SCC और BCC सुना। तो भैया एक बात बताओ, क्या हम इन ऐसे ही लगेंगे कणों का द्रव्यमान और हम कैसे लिख सकते हैं? वैसे हम कण पहले निकालें, पहले कण को चीज़ फॉलो करें, द्रव्यमान बाद में निकाल लेंगे, पहले हम कण सॉल्व करें। कण देखो भैया, हमारे अगर SCC है तो उसमें Z इफेक्टिव का मान बोल तो Z प्रभावी कणों का संख्या, जो प्रभावी है ना, प्रभावी कणों की संख्या वो कितनी होती है? 1 होती है SCC में। तो इसी तरह से हमारा टोटल कण तो एक ही ना, तो एक कण ने इसमें कितना घेर रखा है, ठीक है, अपॉन हम उसका आयतन निकाल लेंगे, मतलब द्रव्यमान बटे आयतन निकाल लेंगे एक कण के लिए, तो हमारा SCC के लिए क्या आ जाएगी? उसके क्या आ जाएगा? घनत्व आ जाएगा, है ना। हाँ, ये तो सही बोले आप, लेकिन हम करें कैसे? तो सुनो भैया, हमें अगर यूसी में कणों का द्रव्यमान निकालना है, यूसी में मतलब यूनिट सेल में कणों का द्रव्यमान निकालना है, तो आप Z इंटू कणों का द्रव्यमान कर दीजिए। कणों के अब तो कण एक आएगा ना भैया, एक, क्योंकि अब Z आ गया ना, तो ये एक आएगा, एक कण का द्रव्यमान मतलब मास। ठीक है, एक कण का आ गया अपॉन यूसी का आयतन। अब यूसी का आयतन हमारा क्या है? एक क्यूब है। ठीक है भैया, सिंपल है। आगे लॉजिक क्या कि हमें अगर
यूसी में कणों का द्रव्यमान चाहिए तो हमें कण भी तो पता होना चाहिए, हम कितने कण का द्रव्यमान निकालेंगे। तो हमें तो कण ही नहीं पता, तो कण तो वैसे दिख तो बहुत सारे रहे हैं लेकिन वास्तविकता में कण तो एक ही है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पर जेड इफेक्ट कर लिया, समझे ना कि जेड इफेक्ट, ये जेड प्रभावी कणों का संख्या है। जिसमें हमारा एससीसी में जो हमारा जेड का मान होता है वो होता है 1। बीसीसी के लिए जो हमारा बीसीसी के लिए जेड का मान होता है वो होता है 2। ठीक है भैया। एंड बात करते हैं हमारी किसकी करें भैया, बात करते हैं हमारे एफसीसी की। तो एफसीसी में जो हमारे जेड इफेक्ट का मान होता है वो होता है 4। ठीक है भैया। तो ये हमारा जेड इफेक्ट का मान होता है। तो जब इसमें लगेंगे तो हमारा सिंबली घनत्व तो आएगा, बट हमें एक कण का द्रव्यमान भी तो चाहिए। एक कण का द्रव्यमान, सही बोले यार, आप एक कण का द्रव्यमान कैसे निकालें। तो भैया हमारे पास कोई भी कंपाउंड होता है या कोई कंपोनेंट होता है, तो हमें अगर उसका द्रव्यमान चाहिए तो कैसे निकालते थे केमिस्ट्री में। देखो जो हमारे द्रव्यमान होता है मतलब 1 मोल बराबर होता, उसमें पता कितने होते कण, पता है 1 मोल में कितने कण होते हैं, 1 मोल में कण, हाँ वही तो 6.02 इंटू 10⁻23 कण होते हैं ये कण होते हैं 1 मोल में। और ये जो बराबर होते हैं वो कितने के बराबर होते हैं, एक उसमें जो द्रव्यमान है ना उसके मोलर मास के बराबर होता है। क्या होता है, मोलर मास। ठीक है, उसका मोलर मास मतलब द्रव्यमान वगैरह के बराबर होता है। ठीक है, होता है, हाँ सही बोले, द्रव्यमान के बराबर होता है 1 मोल। अब बात करते हैं इतने कण में मोलर मास के बराबर होते हैं। अगर हमें इसमें 1 कण का मोलर मास चाहिए तो मतलब 1 कण का द्रव्यमान चाहिए तो कैसे करें। तो 1 कण का चाहिए ना, तो 1 कण का ही तो चाहिए भैया। इतने कण है, इसमें इतने कणों का जो द्रव्यमान होता है वो इतना होता है। ये है ना, इतने कणों का द्रव्यमान इतना होता है। जैसे हमारे पास है क्या ले लेंगे आप क्या लेना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए हमने क्या H2O लिया, क्या लिया H2O, हाँ। तो इसमें हमारे कितने का, इसमें इसका मोलर मास कितना होगा, इसका मोलर मास द्रव्यमान भाई से देखा जाए तो भैया इसका होता है 1 और हमारा 16, तो एक हमारे 2 है तो 16 2 18, ये 18 ग्राम होता है। ये जो होता है ना, ये इसमें पता कितने कण के बराबर है, ये कण हमारा इसमें कण है 0.02 इंटू 10⁻23। इसमें इतने कणों का द्रव्यमान इतना है। अब हमें 1 कण का चाहिए होगा तो क्या करेंगे, हम करेंगे 1 कण का चाहिए तो 18 बटे, इसको हम सिंपली Na अवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, Na। ठीक है भैया, इसे बोलते हैं, ये आ जाएगा हमारा Na। ठीक है, ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। तो मतलब 1 कण का द्रव्यमान इस तरह से निकालेंगे। तो यहीं पर हम बिल्कुल सेम यही करने वाले हैं। क्या कि अगर हमें 1 कण का किसी भी यौगिक के लिए हमारे ऐसा करना है तो हमें क्या करेंगे, 1 कण का चाहिए तो हम मोलर मास अपॉन क्या करेंगे, मोलर मास अपॉन इस संख्या 6.02 इंटू 10⁻23, ये हमारा अवोगाड्रो संख्या होती है, जिससे सिंपली Na लिखते हैं हम। ठीक है भैया, ये से अवोगाड्रो नंबर लिखते हैं। तो इस तरह से हमारा मोलर मास का कॉन्सेप्ट ही क्लियर होता है। मतलब कि जिस 1 कण का द्रव्यमान है तो हम क्या लिखेंगे, मोलर मास अपॉन 6.02 इन 10⁻23, ये इस तरह से लिखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इससे 1 कण का द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है भैया, अब चलिए इसमें पुट करते हैं। ये मार्कर कहाँ भाग रहा मेरा भैया, रोका होता है मामू, कहाँ जा बताओ, आराम से, बहुत इसी तरीके से भैया। Z इंटू 1 कण का द्रव्यमान हमें क्या आएगा कि मोलर मास, सिंपली हम इसे M से लिख लेते हैं, M अपॉन कैपिटल M लिख लें, चलो कैपिटल M लिखते हैं, द्रव्यमान है भैया, द्रव्यमान तो आया अपॉन, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा Na। ठीक है, और यहाँ पर ऑलरेडी एक हमारा क्या था, A क्यूब था। तो इस तरह से हमारा किसी भी एक कोष्ठक का घनत्व तो हम निकाल सकते हैं बहुत इजी तरीके से। फॉर्मूला आ गया भैया, बहुत इजी तरीके से फॉर्मूला आ चुका है सच में, हाँ फॉर्मूला आ चुका है। क्या किया हमने, जैसे हमारे पास किसी एक कोष्ठक का घनत्व चाहिए है तो हमारा जो घनत्व का फॉर्मूला होता है वो द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ठीक है, जैसे सिंपली M1V से लिखते हैं। ठीक है, वैसे द्रव्यमान को हम कैपिटल M से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, कैपिटल M से। ठीक है भैया, द्रव्यमान को कैसे लिखते हैं, कैपिटल M से लिखते हैं। देन तो हमें अगर एक कोष्ठक का घनत्व चाहिए तो हमें चाहिए होगा कि यूनिट सेल में यूनिट सेल का द्रव्यमान, यूनिट सेल का आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। लेकिन हमारे यूनिट सेल में है कण है, कण। ठीक, जो हमारे किसी भी ठोस है ना, क्रिस्टल है, उसकी जो यूनिट सेल है उसमें हमारे कण है, तो हमें कणों का द्रव्यमान लेना पड़ेगा, क्योंकि भैया उसका द्रव्यमान कहाँ लेके जाएंगे, कोई भी यूनिट सेल है तो उसका द्रव्यमान क्या लेंगे, तो उसके कण उसी का तो द्रव्यमान लेंगे। हाँ, तो जब उसका द्रव्यमान लेंगे तो बटे यूनिट सेल का आयतन। तो जो हमारी यूनिट सेल है वो हमारी सिंपली कैसी है, घनीय है। तो कैसे, घनीय। तो घनीय में हमारी जो यूनिट सेल है वो हमारी 3 टाइप की है, SCC, BCC, FCC। ठीक है। देन जब हमने इसका यूनिट सेल का कणों का दिखा तो कणों की बहुत बड़ी लोचा है, क्योंकि यूनिट सेल में हमारे कण अलग अलग हैं, बहुत सारे हैं। यहाँ पर अगर हम BCC देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे तो 9 हो जाएंगे, लेकिन अगर हम देखना चाहें कि वास्तविकता में इसमें कण कितने हैं, मतलब Z इफेक्टिव कितने हैं,
तो हम देखना चाहेंगे SCC में सिंपल एक ही है, ठीक है। तो हम जब ऐसे करेंगे तो Z इंटू एक कण का द्रव्यमान, हमें कणों का द्रव्यमान ही तो लेना है, तो हम Z इफेक्ट मतलब इसमें हम कणों का देख लेंगे, ठीक है। हम कण जितने होंगे यहाँ पर लिख लेंगे, लेकिन बात करेंगे एक कण का द्रव्यमान, एक कण का बटे उसका आयतन। अब एक कण का द्रव्यमान कैसे निकालें, तो सिंपल मोल कॉन्सेप्ट से। तो एक मोल बराबर होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 कण होते हैं एक मोल, ठीक है। जो बराबर होते हैं इसके मोलर मास के बराबर होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास अगर H2 हो तो H2 में हमारे कितना मोलर मास होता है, H2 में हमारा देखा जाए तो 18 ग्राम होता है। तो 18 ग्राम में पता कितने कण है, 6.02 इंटू 10⁻23 H2, ठीक है। तो हमारे इतने कण है, H2 हो गया, इतने कण है। हाँ, तो अगर हमें एक कण का निकालना हो तो ये तो हमारा एक मोल का है, मतलब 6 इतने कणों का है मोलर मास। अगर एक का निकालेंगे तो एक का 18/Na कर देंगे तो सिंपली एक का मिल जाए। तो इसी तरह से हमें एक कण का द्रव्यमान निकालना होगा, तो हम उसके मोलर मास अपॉन क्या करेंगे, Na करेंगे। तो सिंपली हमारा M/Na इंटू A³ सिंपली फॉर्मूला आ गया, ठीक है भैया, समझ में मामू। तो ये हमारा एक कोष्ठक का घनत्व था, आपके लिए बहुत ही ईजी तरीके से, एकदम मजेदार तरीके से, है ना। तो कैसा लगा वीडियो बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे इसके एकदम बेस्ट OP लेवल के क्वेश्चंस, बहुत मजा आने वाला है भैया, बहुत मजा, ठीक है। तो ये SCC, BCC, FCC ये सिंपली हमारे घनीय क्रिस्टल होते हैं, घनीय क्रिस्टल की कोष्टिकाएं हैं, ठीक है। जैसे सिंपल क्यूबिक सेल है, मतलब इसमें 8 कोनों कण होते हैं, लेकिन इसमें जो कण का भाग होता है शेल में वो 1/8 होता है। क्या होता है, 1/8, अंदर सिर्फ 1/8 ही भाग होता है। BCC में हमारे बॉडी सेंटर कोनों के साथ साथ एक बीच में केंद्र में रखा होता है, और FCC में हमारे सभी कोनों के साथ साथ इन जो फेस है ना, फेस पर भी रखा होता है, बिल्कुल बीचों बीच में। तो इस तरह से हमारे क्या, हमारे तीनों क्रिस्टल्स, तीनों यूनिट सेल इस तरह से आई, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, कैसा लगा वीडियो बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, और क्या सीखा वो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। चलिए चलते हैं, ठीक है, बाय बाय।